दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम द रोड नॉट टेकन का तर्जुमा भी करेंगे और इसकी एनालिसिस के ज़रिए सीखेंगे कि पोएम के अंदर हिडन मीनिंग क्या है और कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले हम लफ्ज़ी मानी को समझेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर जो अलामात यानी सिंबल्स यूज़ हुए हैं उसको देखेंगे। द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या है? वो रास्ता जो नहीं अपनाया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में लाइन नंबर फर्स्ट है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। यानी शायर एक दफ़ा एक जंगल से हो गुज़र रहा था या जा रहा था तो उसके सामने दो रास्ते आ गए, टू रोड्स। ठीक है, वो दो सड़कें डाइवर्ज्ड तकसीम हो गए थे, बट गए थे। इन अ येलो वुड, एक जंगल में, और कब? मौसम ख़ज़ां में। ठीक है, इन अ येलो वुड का मतलब क्या है? मौसम ख़ज़ां। येलो का मतलब होता है ज़र्द, और पत्ते मौसम ख़ज़ां में ज़र्द हो जाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मौसम ख़ज़ां का मौसम है। और शायर एक जंगल में से एक रास्ता है, उस पर वो जा रहा था तो उसके सामने दो सड़कें आ गईं या दो रास्ते आ गईं, और वो दोनों रास्ते जो है वो फर्दर तकसीम हो गए थे। ठीक है, यानी उसके वो स्प्लिट हो गए थे। डाइवर्स्ड के मानी है स्प्लिट होना, जुदा होना। दो रास्ते एक दूसरे से जुदा हो गए थे। तो नेक्स्ट लाइन को आप देखें, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब यहाँ पर शायर क्या करता है? वो अफसोस करता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं दोनों सड़कों पर सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और रास्ते दो हैं, तो मैं तो सिर्फ एक पर ही सफ़र कर सकता हूँ। फिर आगे वो कहता है नेक्स्ट लाइन में कि एंड बी वन ट्रेवलर, चूँकि मैं एक अकेला मुसाफिर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, इसीलिए मैं वहाँ पर खड़ा रहा काफ़ी वक्त तक। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब क्या है कि मैं काफ़ी वक्त तक वहाँ पर खड़ा रहा और ये कोशिश करता रहा कि किस रास्ते को चुन लूँ, किस रास्ते पर चलूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, एंड लुक डाउन ए वन एज़ फार एज़ आई कुड। शायर कहता है कि मैंने एक रास्ते को बड़े गौर के साथ देखा कि ये कहाँ तक जाता है। ठीक है, एंड लुक डाउन वन एज़ फार एज़ का मतलब क्या है कि ये दूर तक मैंने नज़र डाली कि ये कहाँ तक जाता है। मैंने देखा कहाँ तक? एज़ फार एज़, इतने दूर तक। कितने दूर तक? आई कुड, जितना कि मैं देख सकता था। मैंने उस जगह तक इसको देखा। किस जगह तक? नेक्स्ट लाइन में वो बताता है, टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पर ये मोड़ था। बेंड के मानी है कि वो उसने नज़र डाली कहाँ तक? पहली मोड़ तक, यानी जहाँ पर क्या उग गए थे? अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ कहते हैं छोटे छोटे पौधों को, जहाँ पर छोटे छोटे पौधों ने उस रास्ते को इस तरह ब्लॉक किया था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ तक उसने उस रास्ते को देखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। शायर कहता है कि अच्छी सोच और विचार के बाद और नज़र दौड़ाने के बाद मैंने वो दूसरा वाला रास्ता अपनाया, उस पर मैं चल पड़ा, जो कि दूसरे रास्ते की तरह बिल्कुल ठीक ठाक रास्ता था। यानी दोनों रास्ते उसको ठीक ठाक लगे। नेक्स्ट लाइन है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब इस लाइन को आप देखिए, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। शायर इसमें कंफ्यूज दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसने परहैप्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि शायद ये वाला रास्ता कदर बेहतर हो। बेटर क्लेम का मतलब है बेहतर होने का दावा करना, यानी ये रास्ता ऐसा था कि बंदा इसके बेहतर होने का दावा कर सकता था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ठीक है, अब इस लाइन में क्या है? वो हमें वजह बता रहा है। इस लाइन में शायर हमें ये बता रहा है कि ये रास्ता क्यों कदर बेहतर था। ऐसा दिखाई दे रहा था कि इस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, क्योंकि इस पर घास ज़्यादा था, और ऐसा नहीं दिख रहा था कि ये रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल के नतीजे में ख़राब हो गया हो। इस तरीके से वांटेड का यहाँ पर मतलब बनता है समथिंग लैकिंग, यानी कमी थी उसमें, यानी इस रास्ते पर लोग कम गए थे, यानी जाने वाले लोगों की इस रास्ते पर कमी थी। नेक्स्ट दो लाइन्स है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। शायर कहता है कि जिस रास्ते पर मैं चला या जिस रास्ते को मैंने अपनाया उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, और इस्तेमाल से ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था वो रास्ता। वो भी उसी दूसरे रास्ते की तरह ही साबित हुआ, यानी दोनों रास्ते एक जैसे हैं। एज़ फॉर दैट किस तरफ इशारा कर रहा है? उस रास्ते की तरफ जिस पर कम चलने वाले लोग थे, यानी कम चलने वाले रास्ते की तरफ ये इशारा कर रहा है। और द पासिंग देयर का मतलब है कि उस रास्ते पर भी लोग हो गुजरे हैं, यानी लोगों ने उस रास्ते को भी अपनाया था या उसी रास्ते पर भी वो चल पड़े थे जिस पर वो चल पड़ा था।
स्टेंजा नंबर नेक्स्ट है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। शायर कहता है कि दोनों रास्ते पत्तों से भरे पड़े थे और चलने वालों की वजह से अभी काले नहीं हुए थे। कहने का मतलब ये है कि इस पर अभी कोई चला नहीं था, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त था। इक्वली ले का मतलब है कि दोनों पर बराबर के पत्ते पड़े थे। स्टिप के मानी है कदम या पैर, और ट्रॉडन के मानी है पामाल होना या ख़राब होना, यानी पाँव के न रखने की वजह से अभी काले नहीं हुए थे पत्ते। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन है, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इस लाइन में लफ्ज़ ओह से पता चलता है कि शायर अफसोस कर रहा है कि जिस रास्ते को उसने छोड़ दिया था उस पर वो कभी बाद में या अगले दिन चलेगा। नेक्स्ट लाइन है, यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। शायर कहता है कि वो ये जानता है कि किस तरह एक रास्ते पर चलकर वो रास्ता दूसरे और तीसरे रास्ते तक पहुंचता है। कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात इंसान फ़ैसला एक कर लेता है तो उस एक फ़ैसले की वजह से कभी कभार वो सिर्फ आगे ही चल सकता है और पीछे मुड़ने की बजाय वो आगे ही आगे देखता है। यानी बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि उसमें फिर वापसी की गुंजाइश नहीं होती। तो शायर भी यही कहता है कि चूँकि मुझे ये पता है कि एक रास्ता या फ़ैसला हमें दूसरे रास्ते या फ़ैसले की तरफ ले जाते हैं, इसीलिए उसको ये शक है या हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक पता नहीं है उसको कि जिस रास्ते को उसने छोड़ा है उस पर वो कभी दोबारा चल भी सकेगा या नहीं। स्टेंजा नंबर 4, इसमें ये 2 लाइन्स है, इसको आप देखें। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। शायर कहता है कि मैं ये सब कुछ एक आह के साथ बताऊंगा। अब ये साई या आह का जो लफ्ज़ है इसको हम दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अफसोस के लिए भी और इत्मीनान का सांस लेने के लिए भी बाज़ औक़ात हम आह का इस्तेमाल करते हैं। कब तक? कई सालों के बाद। एजेस एंड एजेस का मतलब है कई सालों के बाद, या हम ये कह सकते हैं कि एक ज़माने के बाद शायद शायर अपने नवासों को ये सब कुछ या ये सारा किस्सा सुनाएगा। क्या किस्सा सुनाएगा वो नेक्स्ट लाइन में देखें। 2 roads diverged in a wood, यानी वो उनको बताएगा कि 2 सड़क या रास्ते जुदा हुए थे एक जंगल में। और मैं इसमें अब देखें लफ्ज़ आई के बाद डैश लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि शायर कुछ अहम कहने वाला है। और वो क्या है? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को अपनाया जिस पर कम लोग चले थे। ठीक है, इन शायर कहता है कि मैं ये सारी कहानी जो है एक ज़माने बाद अपने नवासों को या शायद किसी और को वो मैं बताऊंगा कि इसी तरीके से मैं एक दिन जा रहा था और 2 रास्ते मेरे सामने आ गए और मैंने उस रास्ते को अपनाया जिस पर बहुत कम लोग चले थे, और उसकी वजह से क्या हुआ? एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने ही ये तब्दीली लाई, कामयाब बनाया या नाकाम बनाया मुझे। मेड ऑल द डिफरेंस का मतलब है कि मेरी ज़िंदगी में ये इतनी बदलाव या ये इतनी तब्दीली उसी वजह से आई। अब तब्दीली नाकामी भी हो सकती है और कामयाबी भी हो सकती है। हम चूँकि पॉजिटिव और होपफुल लोग हैं, या हमें होना चाहिए पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हमें होना चाहिए, लिहाजा हम ये समझेंगे इस लाइन से कि शायर एक मुकम्मल तौर पर अलग रास्ते पर चल पड़ा जिस पर बहुत सारे लोग नहीं गए थे, इसी वजह से उसने कामयाबी हासिल की। और या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि वो इसलिए ये कह रहा है कि द रोड नॉट टेकन, कि किस रास्ते को उसने नहीं अपनाया, तो उसका जवाब है कि उस रास्ते को जिस पर सब लोग चल पड़े थे। रिवायती रास्ता जो होता है उस पर आम लोग चलते हैं, और जब शायर ने आम लोगों का रास्ता नहीं अपनाया और दूसरे रास्ते को पसंद किया तो उसे कामयाबी मिल गई। अच्छा जी, अब आते हैं सिंबॉलिक यानी अलामती मानी की तरफ। ये बात आप नोट कर लें कि लिटरेचर बनने के लिए, यानी ये कहना कि ये अदब का या लिटरेचर का हिस्सा है या नहीं, उसके लिए एक क्वालिटी ये है कि आप एक सीधी सादी बात को एक अजीब तरीके से बयान करेंगे, यानी आप एक बात को डीफेमिलराइज करेंगे ताकि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचें। अब इस तवज्जो को खींचने के लिए कई एक तरीके हैं, लेकिन शायर लोग क्या करते हैं, वो फिगरेटिव या सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं अलामात का वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस नज़म के अंदर शायर ने जो सिंबल इस्तेमाल किए हैं वो ये हैं। सबसे पहले आप इन चंद एक जो सिंबल्स हैं इनको आप नोट कर ले, बाद में हम इसके सिंबॉलिक थीम या मौजू को डिस्कस करेंगे। इस नज़म में द वुड का जो एक्सप्रेशन उसने इस्तेमाल किया है उससे मुराद है ज़िंदगी। ठीक है, वुड अलामत है ज़िंदगी की, जबकि द फोर्क, ठीक है, द फोर्क से मुराद क्या है? वो रास्ते या वो फ़ैसले जो कि हम कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अलामत है द 2 roads,
इससे मुराद वो दो ऑप्शंस है या वो मुमकिनात है जिसमें से हमें एक चुनना पड़ता है। ठीक है, तो ये चंद एक इसके अंदर सिंबल्स है। अब इस पोएम का मतलब कुछ इस तरह बनता है सिंबॉलिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें दो ऑप्शन में से एक को चुनना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये रास्ता कैसे होगा और ये रास्ता कैसे होगा, और उसमें से एक का फिर हम इंतखाब कर लेते हैं। लेकिन हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि अगर वो दूसरा रास्ता मैं अपनाता तो आज ये ना होता या हालात कुछ और होते। ठीक है, तो शायर ने ये क्लियर कट नहीं बताया कि एक रास्ते को अपनाकर वो कामयाब हो गया या नाकाम हो गया, लेकिन उसने एक ऐसी बात बताई है कि बाज़ औक़ात जब हम एक रास्ते को अपना लेते हैं, ठीक है, तो कोशिश उसमें ये करनी चाहिए कि वो रास्ता ना अपनाएं जो जिस पर आम लोग चलते हैं, क्योंकि जब आप आम लोगों का रास्ता अपनाते हैं तो आपसे एक आम ही आदमी बनेगा। और कुछ स्पेशल बनने के लिए आपको एक ऐसे रास्ते पर आपको चलना चाहिए जिस पर सारे लोग न गए हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।